बिलासपुर गांव में भोला नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। वो सरल स्वभाव का था और हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था। वो अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। फिर एक दिन सरला, अरे ओ सरला, अरे खाना तैयार नहीं हुआ क्या? अरे सुन रही हो, मुझे खेत जाना है, देर हो रही है। हाँ जी, बस हो ही गया है, ये लीजिए खाना। लेकिन एक बात कहूँ, पहले खाकर जाइए, वरना फिर खेत में चले जाएंगे तो वापस देर से लौटेंगे। दिन भर खेत ही आपका घर बन गया है। अरे भाग्यवान, ये खेत हमारे पुरखों की अमानत है। अगर हम ही मेहनत नहीं करेंगे तो जमीन फसल कैसे देगी, अनाज कैसे उगेगा, खाएंगे क्या? अच्छा, आप और आपकी बड़ी बड़ी बातें। ये लीजिए खाना, खाइए और फिर जाइए अपने खेत। भोला खाना खाता है और फिर खेत की ओर निकलता है। रास्ते में सोचता है, हाँ, आज तो जी जान लगाकर काम करूंगा। इस बार तो लगता है कि भगवान मेहरबान है, अच्छी फसल होगी, खेत भी मुस्कुराएंगे और घर में भी खुशहाली आएगी। तभी दूर से राघव दौड़ता हुआ आता है। अरे भोला भैया, ओ भोला भैया, अरे भोला भैया, कई दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई न कोई काम आ जाता था। आज जैसे तैसे तो पहुंचा हूँ। हाँ। अरे हाँ, शांति सांस ले लो भैया। सब ठीक तो है? ऐसे घबराए हुए काहे लग रहे हो, क्या बात है? भैया हालत बहुत खराब हो गई है। मेरी सारी जमीन चली गई, बीवी बच्चे भूखे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हैं? अरे ये क्या बात कर रहे हो? तेरे पास तो पहले अच्छी खासी जमीन हुआ करती थी, अचानक? अरे अचानक सब खत्म हो गया भैया। बीमारी, सूखा, फिर उसके बाद कर्ज बढ़ गया। अब तो जमींदार भी कुछ नहीं दे रहा, खेती करने को जमीन नहीं बची भैया, क्या करें? ओ, देख राघव, मेरे पास जमीन तो है, लेकिन मैं खुद उस पर खेती करता हूँ, तुझे कैसे दे दूं? बस थोड़ी सी जमीन दे दीजिए। मैं कसम खाता हूँ भैया, सिर्फ 6 महीने के लिए मांग रहा हूँ। जैसे ही फसल होगी आपकी जमीन लौटा दूंगा। बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे। अब आप ही पर भरोसा है भैया, कुछ तो कर दो, कुछ तो करो भैया। अच्छा ठीक है, शांत हो जा। एक काम करते हैं, आधी जमीन तुझे दे देता हूँ, मेहनत करना, बर्बादी मत करना, ठीक है? धन्य है भैया आप, धन्यवाद। मैं जीवन भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। हाँ। समय बीतता है। भोला की जमीन पर राघव को खेती करता देख गांव के 2 आदमी बात करते हैं। देखो भैया, ये राघव तो अब भोला की जमीन पर खेती कर रहा है। वाह, लगता है कि राघव ने जमीन खरीद ली है। हाँ, हो भी सकता है। आखिर भोला के पास इतनी सारी जमीन है कि बेचारा अकेले क्या क्या करता, इसलिए बेच दिया होगा। चलो राघव से ही पूछ लेते हैं कि ये जमीन खरीदी है या नहीं। फिर दोनों राघव के पास जाते हैं। अरे ओ राघव, ए बाबू, ये जमीन तो भोला भाई की है, तू इस पर काहे खेती कर रहा है? तूने जमीन खरीद लिया है क्या? कितने में खरीदा ये तो बता। अरे हाँ भाई, मैंने भोला से ये जमीन खरीदी है, अब मैं ही इस पर खेती करूंगा। क्या सच में इतना बड़ा खेत बेच दिया उसने तुम्हें? हाँ, आखिर भोला मेरा अच्छा दोस्त है, उसी ने कहा कि तू ले और खेती कर। पूरे 6 लाख में खरीदी है ये जमीन। हाँ, अच्छा सुनो, ये बात अभी किसी से कहना नहीं। अरे वो क्यों? अरे भोला भाई ये जमीन बेचना नहीं चाहते थे, पर मजबूरी में बेच दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि किसी से बोलना नहीं, उनकी इज्जत कम हो जाएगी ना, इसीलिए। अच्छा, ठीक है, चलो, नहीं कहेंगे किसी से। चलो भैया, हम चलते हैं। इतना कहकर गांव वाले चले जाते हैं।
अब बस जल्दी से मुझे इस जमीन के कागज हासिल करने होंगे ताकि जैसा मैं सोचा हूं वैसा कर सकूं। अगले दिन राघव खेत में काम करते भोला के पास आता है। ए भैया, भोला भैया, भैया मैं क्या कह रहा हूँ, ये गांव वाले तो बड़ी हंसी उड़ाते हैं। सब यही कहते हैं कि मैंने आपकी जमीन हड़प ली है, धोखे से ले लिया है, कब्जा कर लिया है। मैं कितना ही समझाऊं, कोई यकीन ही नहीं करता। भैया एक काम करिए ना, बस एक ठो कागज दे दीजिए जिससे मैं साबित कर सकूं कि ये जमीन कुछ महीनों के लिए मिली है हमको। अब गांव वालों का भी क्या कहूँ, भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ न कुछ तो बोलना है ना। ठीक है, चलो कल आना, कल मैं तुमको कागज दे दूंगा। धन्यवाद भैया, अब किसी का मुंह नहीं खुलेगा। आप है तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद। अगले दिन भोला कागज लाकर राघव को देता है। राघव, ये ले कागज, अब सबको दिखा देना कि जमीन तुझे उधार दी गई है ना, कुछ महीनों के लिए। चल ठीक है, अब मन लगा के काम कर, है ना, जा। आहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अरे भोला, तू है कितना सीधा, कितना भोला, फंस गया मेरे जाल में ये भोला। अब ये जमीन तेरी नहीं मेरी है, और इस पर मैं अब धान की खेती करूंगा सीना चौड़ा करके। 6 महीने बीत जाते हैं। राघव की फसल लहलहा उठती है। वो फसल बेच देता है और जमीन भी बेचकर गांव से भाग जाता है। हे भगवान, ये क्या, ये तो पूरे 6 महीने की मेहनत का इतना कम पैसा, ये कैसे हो सकता है? हमारे पास तो पूरे 10 बीघा जमीन है ना, फिर इतने कम पैसे कैसे? हर बार तो ज्यादा होते थे, इससे बल्कि दुगने होते थे। हाँ भाग्यवान, पर क्या है कि मैंने आधी जमीन राघव को दे दी ना, 6 महीने के लिए। 6 महीने वो खेती करके हमारी जमीन वापस कर देगा। क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछा? ये क्या तरीका है? कोई भी आता है और आप खेत थमा देते हैं। क्या आप इतने भोले हैं जी? अरे मैंने सोचा वो अच्छा आदमी है, वो जरूर लौट कर आएगा। अब तो 6 महीने हो चुके हैं, शायद वो आजकल आ जाएगा, चिंता ना करो। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन राघव नहीं आता। हे भगवान, अब तो 2 दिन हो गए, राघव नहीं आया। ये क्या चक्कर है? चलो मुझे खेत जाकर देखना चाहिए। भोला खेत पर जाता है। वहाँ कोई और व्यक्ति खेत में हल चला रहा होता है। अरे ये क्या? ए भाई, ए तुम कौन हो? और ये हमारे खेत पे काम काहे कर रहे हो? राघव कहाँ है? नमस्ते भैया, देखिए मेरा नाम रघु है और राघव से ये खेत मैं खरीद चुका हूँ पूरे 8 लाख रुपए देकर। क्या क्या कहा तुमने? ये खेत, ए भाई, ये खेत मेरा है, तुमने कैसे खरीद लिया? भोला उदास मन से घर लौटता है। क्या हुआ जी, राघव आया? अरे नहीं आया भाग्यवान, वो तो जमीन बेचकर किसी और को दे गया और खुद भाग गया। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे वो हमारी जमीन खरीद सकता है? अरे मैं सच कह रहा हूँ भाग्यवान, जब मैं खेत में गया तो रघु नाम का आदमी वहाँ काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने ये जमीन खरीदी है राघव से 8 लाख में। अरे ये वही रघु है जो हमारे गांव में रहता है ना, उस तरफ। रुकिए, मैं अभी रघु के घर जाती हूँ। सरला गुस्से में रघु के घर में घुस जाती है। तुमने हमारी जमीन पर कब्जा कैसे कर लिया? वो जमीन मेरी थी। मेरे पति ने राघव को सिर्फ कुछ महीने के लिए खेती करने के लिए दी थी। तुम वो जमीन नहीं ले सकते। अरे रुकिए, देखिए
पहले आप मेरे घर से बाहर निकलिए। आप इस तरह से मेरे घर के अंदर नहीं आ सकती हैं। रघु सरला का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। देखिए, ये जमीन मेरी है और मैंने इसे पूरे 6 लाख रुपए देकर खरीदा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ ये जमीन किसकी है। सरला गुस्से में घर लौटती है और अलमारी में कुछ ढूंढने लगती है। अरे 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 सरला, क्या कर क्या रही हो? अरे जमीन के कागज हमारे पास होंगे ना, वही ढूंढ रही हूँ। जमीन का कागज? वो तो मैं राघव को दे चुका हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अरे वही बोल रहा था कि गांव वाले उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, हड़प लिया, धोखा दे दिया। तो वो गांव वालों का मुंह बंद करने के लिए उसने मुझसे कागज मांगे, मैंने कागज दे दिए। हे भगवान, अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। अब दिक्कत यह है कि मैंने बिना सोचे समझे कागज दे दिया। अरे अब क्या करे सरला, जमीन भी गई और कागज भी गया। भोला गांव की चौपाल पर जाता है और गांव वालों को बताता है, भाइयों, मैंने राघव को खेती करने के लिए जमीन दी थी 6 महीने के लिए, लेकिन उसने धोखा दिया और खेत बेचकर भाग गया। ये क्या कह रहे हो? तूने राघव को जमीन दी थी? अरे वो तो हम लोगों से कहता था कि ये जमीन उसी की है, उसने तुमसे पैसे देकर खरीदा है। और नहीं तो क्या, हमने भी यही सुना। जब वो जमीन बेच रहा था तो हमसे पूछा गया था कि क्या ये राघव की जमीन है, तो हमने भी कह दिया हाँ भैया, राघव की है। और ये बता, तू कब तक ऐसे लोगों के झांसे में आता रहेगा? वाह रे वाह भोला, तू है बड़ा भोलू, खुद ही अपने ऊपर मुसीबत मोल ले लेता है, हैं? अरे तो अब क्या करूं? जमीन गई, कागज गया और भरोसा भी चला गया। क्या इंसान का सीधा होना उसके लिए इतना खतरनाक होता है क्या? इतना कहकर भोला फूट फूट कर रोने लगता है और घर जाता है। तभी रघु आता है। अब देखो भोला भैया, मैं भी इसी गांव का हूँ, तुम भी इसी गांव के हो। देखो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुम्हें राघव के घर का पता बताने आया हूँ। वो यही गांव के बाहर एक छोटे से घर में रह रहा है। मैं कल ही उसके वहाँ मिलकर आया हूँ। तुम जाकर खुद उससे बात कर लो और सच्चाई का पता लगा लो। हाँ हाँ हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रघु भाई। मैं उस राघव को छोड़ूंगा नहीं, आप तो बस पता बताओ। आप रुकिए जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप गए तो वो आपको फिर से मूर्ख बनाकर भाग जाएगा। मैं खुद जाऊंगी और रात होते ही उसके घर से हमारी जमीन के कागज चुपचाप चुरा लाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम समझो, ठीक। और सरला चुपचाप उठकर राघव के घर की ओर निकलती है। थोड़ी ही देर में सरला चोरी चुपके राघव के घर में घुसती है, अलमारी खोलती है और जमीन के कागज ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर अलमारी में रखे कई जमीन के कागजों पर पड़ती है। इसने तो सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे गांव को धोखा दिया है। ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। अब इसका खेल खत्म करूंगी। सरला सारे कागज उठाकर चुपचाप अपने घर लौटाती है। थोड़ी देर बाद राघव अपने घर लौटता है और अलमारी खोलकर कागज ढूंढता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता और वहीं हाथ की टूटी चूड़ी मिलती है। अच्छा, ये काम जरूर भोला भाई की पत्नी का काम है। वही आई होगी मेरे घर में, वरना उसके सिवा तो कोई आ ही नहीं सकता। रुक जाओ। इतना कहकर राघव गुस्से में भोला के घर जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? चलो
जल्दी से मेरे सारे जमीन के कागज वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देख रहे हो ना ये चाकू? अभी तुम्हारे गले को चीर फाड़ के रख देगा। चलो निकालो। राघव चाकू निकालकर भोला के गले पर रख देता है। राघव राघव राघव, देख 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 देख, संभाल के ये चाकू लग सकता है। राघव तू ठीक नहीं कर रहा है। राघव तुझे भी पता है कि वो जमीन मैंने तेरे भोले भाले चेहरे पर भरोसा करके दी थी, और अब तू मेरे साथ धोखा कर रहा है। तू बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। सरला पास रखा हुआ डंडा उठाकर राघव के सिर पर मारती है। तभी चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। अरे अभी तो भाग रहा हूँ, लेकिन फिर लौटूंगा और तुम सबको जान से मार दूंगा। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राघव भाग जाता है। ये राघव बहुत बदमाश किस्म का लगता है। ये फिर वापस आएगा। अब हमें चुप नहीं बैठना होगा। हमें इसकी पत्नी से मिलना होगा और उसे इसकी सारी करतूत बतानी होगी। हाँ, बच गए। तुमने सही कहा सरला। उसकी पत्नी का नाम वसुधा है और वो यही गांव में रहती है। चलो हम उसके पास चलते हैं, शायद वही कुछ मदद कर सके। चलो। हाँ चलो, अभी चलते हैं। इस बार चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। वसुधा बहन, मैं सरला हूँ। तुम्हारे घर कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ सरला बहन, बोलिए क्या हुआ? राघव ने जो किया है वो अब सहन नहीं होगा। आज वो मेरे घर आया और मेरे भोले पति के गले पर चाकू रखकर जबरदस्ती जमीन के कागज लेने की कोशिश की। उसने कहा था कि वो थोड़े समय के लिए खेत मांगेगा, लेकिन अब उसने जमीन किसी और को बेच दी है और भाग गया है। क्या कह रही हो सरला बहन? राघव ने ऐसा किया है? मैं तो खुद इस आदमी से तंग आ चुकी हूँ। रोज नशे में धुत रहता है, ना काम करता है, ना मेरी सुनता है, और जब कुछ कहती हूँ तो मुझे और मेरे बच्चों को भी मारने की धमकी देता है। अब तो हद कर दी उसने। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी इसके जैसे चोर और धोखेबाज बने। वसुधा बहन, चलो हमारे साथ चलो। महाराज के पास हमें न्याय चाहिए। इस बार चुप रहकर अन्याय नहीं सहेंगे। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं आज राजा के सामने सब कुछ सच बताऊंगी। वो जो भी सजा देगा मैं मंजूर करूंगी। वसुधा, सरला और भोला तीनों दरबार में पहुंचते हैं। बोलो क्या हुआ? तुम तीनों एक साथ यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है जो इतनी गंभीर लग रही हो तुम तीनों? बताओ। महाराज, मैं वसुधा हूँ, राघव की पत्नी हूँ। मेरा पति बहुत ही बेईमान और लालची है। गांव के भोले भाले लोगों को धोखा देकर उनकी जमीन हड़प लेता है। आज उसने भोला भैया की जमीन जबरन हथिया ली और किसी और को बेचकर फरार हो गया है। महाराज, वो हमारे घर आया था। उसने चाकू दिखाकर मेरे भोले पति से जबरन कागज लेने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर किसी से कहा तो जान से मार देगा। महाराज, मैं कुछ समझ नहीं पाया। उस पर भरोसा किया और उसने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। समझ गया। सैनिकों, जाओ और जहां भी ये राघव मिले उसे तुरंत पकड़कर लेकर आओ। जाओ। थोड़ी देर में सैनिक राघव को पकड़कर दरबार में लाते हैं। राघव, क्या तुमने ये घिनौना काम किया है? भोले भाले लोगों की जमीन हड़पना? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे महाराज, क्षमा चाहूंगा महाराज। भला मैं ऐसा कैसे करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया महाराज। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं एकदम निर्दोष हूँ। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सब करता है, चोरी, धोखा, और अब जमीन हड़पकर भाग रहा था। महाराज, इस धोखेबाज को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि गांव में फिर कोई ऐसा करने की सोचे भी ना। वाह, इतनी गवाही दे रहे हैं ये लोग, और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। तुम्हारे साथ पूरे गांव में एक आदमी नहीं खड़ा है और फिर भी तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? सैनिकों,
इसे तुरंत कारागार में डाल दो। और वसुधा, तुम्हारी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। तुमने एक पत्नी होते हुए भी सत्य का साथ दिया। तुम्हारा ये साहस पूरे राज्य की महिलाओं के लिए मिसाल है। शाबाश। कुछ दिनों बाद गांव में। सरला बहन, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुमने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। हम सब चाहते हैं कि इस बार गांव की सरपंच तुम बनो। हाँ वसुधा बहन, तुम जैसी समझदार और निडर औरत ही गांव को सही दिशा में ले जा सकती है। तभी गांव वाले भी आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा। हाँ, और हम सबका विश्वास तुम पर है और तुम्हारा फैसला राजा तक भी पहुंचता है। इस गांव के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अगर आप सबका भरोसा है तो मैं वादा करती हूँ कि पूरी ईमानदारी से गांव की सेवा करूंगी और कभी अन्याय नहीं होने दूंगी। और आपके डर से वसुधा बहन, आपका पति राघव चाहकर भी इस गांव में नहीं आ सकता। वहीं दूसरी तरफ कारागार में। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया। एक दिन मैं बाहर आऊंगा और सबका बदला लूंगा। एक एक से हिसाब बराबर करूंगा। तभी राजकुमार वहां पहुंचते हैं। मुझे मिल गया रास्ता इस जेल से निकलने का। राजकुमार को देखकर मुझे एक तरकीब सूझी है। राजकुमार, राजकुमार, आप तो इधर आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं? मैं किसी से भी बात नहीं करता। मुझे अपने काम से मतलब है, बस। ओहो राजकुमार, क्या आप नहीं चाहते कि आप सबसे शक्तिशाली बने, इस पूरे राज्य के सबसे योग्य और सबसे सुंदर युवराज बने? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पिता कभी भी आप पर गुस्सा न करें? तुम ये सब कैसे जानते हो? ये बात तुम्हें किसने बताई? और तुम मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो? साफ साफ कहो। राजकुमार, सीधी बात है, मैं कई दिनों से आपकी बातें सुन रहा हूँ। मैंने सुना है कि महाराज अक्सर आपसे नाराज रहते हैं और आपको युद्ध कला में कमजोर समझते हैं। लेकिन एक ऐसे साधु बाबा को जानता हूँ जो आपको महान योद्धा बना सकते हैं और वो आपको वो शक्तियां दे सकते हैं, ऐसी एकदम उच्च कोटि की शक्तियां जिससे आप अपराजेय बन जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? क्या 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 सच है राघव? क्या वाकई कोई है जो मुझे इतना शक्तिशाली बना सकता है? और नहीं तो क्या राजकुमार। हाँ, लेकिन वो साधु घने जंगलों के उस पार रहते हैं और वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहां आप अकेले जाएंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। और मैं, अब देखिए, मैं तो इस काल कोठरी में बंद हूँ, इसीलिए आपके साथ जा नहीं सकता। क्या करूं? ये बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे वहां तक पहुंचने में? क्या तुम मुझे वहां ले चल सकते हो? हाँ, अगर आप तैयार हैं तो आज रात ही मैं आपको चुपचाप यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। मैं सैनिक का भेष पहन लूंगा और हम दोनों निकल पड़ेंगे जंगल की ओर। क्या कहते हैं? ठीक है राघव, मैं भरोसा करता हूँ तुम पर। मैं आज रात तुम्हें सैनिक का भेष दे दूंगा और दरवाजे खोल दूंगा। लेकिन मुझे उस साधु बाबा के पास ले चलो जो मुझे शक्तिशाली बना सकते हैं। रात को राजकुमार चोरी से एक सैनिक का कपड़ा लेकर आता है और काल कोठरी के पास पहुंचता है। ये लो सैनिक का भेष, ठीक है? जल्दी पहन लो और मैं दरवाजे खोल देता हूँ। तुम चुपचाप बाहर निकल आओ, फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। चलो चलो, आ जाओ। राजकुमार, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम मेरे जाल में आखिरकार फंसी गए। राघव सैनिक का वेश धारण कर लेता है
और दोनों गेट की ओर बढ़ते हैं। गेट पर एक पहरेदार उन्हें रोकता है। राजकुमार, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मेरा दम घुट रहा है महल में। मैं कुछ देर बाहर की हवा लेना चाहता हूँ। पर राजकुमार, इतनी रात को जाना ठीक नहीं है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। अरे, मेरे साथ सैनिक है ना, ये मेरी रक्षा करेगा, कुछ नहीं होगा। तुम बस दरवाजे खोलो। पहरेदार गेट खोल देता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। सुबह होने लगती है और जंगल के रास्ते पर चलते हुए। हाँ, अब बताओ राघव, वो साधु महाराज कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। मुझे युद्ध कला सीखनी है। अरे मेरे भोले भाले राजकुमार, मैं तो हैरान हूँ कि कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। मुझ पर आपने विश्वास कर लिया, जबकि मैं एक अपराधी हूँ जिसे आपकी ही वजह से कैद से आजादी मिल गई। अरे मेरे प्यारे भोले भालू राजकुमार, कोई साधु नहीं है, ना कोई शक्ति है। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए कहा ताकि मैं उस काल कोठरी से बाहर निकल सकूं और तुम जैसे बेवकूफ इंसान को मूर्ख बना सकूं। वैसे मूर्ख को और क्या ही मूर्ख बनाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो राघव। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने मेरी उम्मीदों के साथ खेला है। मैं तुम पर भरोसा कर बैठा और तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुम नहीं जानते मैंने कितने सपने देखे थे एक योद्धा बनने का, एक योग्य पुत्र बनने का, लेकिन तुमने मेरे उस सपने को छीन लिया। क्या इतना रोना रो रहे हो भाई? सपने टूट गए, सपने टूट गए। तुम सच्चे योद्धा बनना चाहते थे, मैं मान गया, लेकिन सच्चा योद्धा बनने के लिए सबसे पहले बुद्धि चाहिए होती है, जो तुम्हारे पास थोड़ी सी कम है। मैं तो कहता हूँ है ही नहीं। और अब जब तुमने मुझे आजाद कर ही दिया है, तो मैं इस राज्य को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि लोग तुम्हारा नाम लेकर हंसेंगे। मैंने तो तुम्हें इंसान समझकर इंसानियत दिखाई थी, लेकिन तुमने मुझे ही नाकाबिल बना दिया। अब अगर मैं महल वापस गया तो सब मुझे दोषी मानेंगे। पिताजी मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं और अब तो वो मुझे कभी माफ भी नहीं करेंगे। राघव, तुमने मेरी जिंदगी को एक मजाक बना दिया है। और मैं हूँ इस मजाक का राजा। राजकुमार, चलो, बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। अब इस राज्य में फिर से कोई चैन से नहीं रहेगा और तुम जैसे इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। अब जाओ और अपनी किस्मत को कोसते रहो, रोतलू राजकुमार कहीं का। इतना कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगू? कहाँ जाऊं? ना कोई रास्ता दिख रहा है, ना कोई सहारा। इधर खाई, इधर कुआं, क्या करूं? राजकुमार उदास होकर महल लौटता है। तभी एक सैनिक दौड़ते हुए आता है। महाराज, महाराज, बहुत बड़ी खबर है, राघव कारावास से भाग गया। ये क्या कह रहे हो तुम? वो कारावास में था, फिर भाग कैसे सकता है? महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो यही था, लेकिन अब तो उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। जाओ, तुरंत सारे सैनिकों को खोज में लगा दो। चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे राघव चाहिए, जैसे भी हो, किसी भी कीमत पर। जाओ। सैनिक खोज में निकल जाते हैं। गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। तभी एक आदमी भागते हुए सरला के घर आता है। अरे ओ सरला बहन, सुना है कि राघव कारावास से भाग गया है। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले वो तुम्हारे पास ही आएगा। उसका असली बदला तो तुमसे ही है। तुमने ही उसे कारावास की कैद करवाई थी ना। क्या कह रहे हो तुम? क्या होने वाला है अब? अरे कुछ करो सरला बहन, वरना वो हमें भी मार डालेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ वो कहाँ छुपा होगा। अगर वो गांव नहीं आया तो इसका मतलब वो जंगल में ही है, और जंगल में सिर्फ एक ही कुटिया है जहाँ वो छुप सकता है। सरला, तुम मत जाओ, वो खतरनाक आदमी है। आप चिंता मत करो, मैं जानती हूँ क्या करना है। वो मुझे अब और सरदर्द नहीं दे सकता। अगर ज्यादा बोलेगा
तो इसी चाकू से उसकी समाधि उसी जंगल में बना दूंगी। थोड़ी देर बाद उसे वो कुटिया दिखाई देती है। राघव, निकल बाहर। मैं जानती हूँ तू यही है। बहुत दर्द दिया है तूने मुझे और गांव वालों को। अब तेरा अंत करीब है। राघव कुटिया में सो रहा होता है। सरला धीरे से उसके पास जाती है और चाकू उसकी गर्दन पर रख देती है। उठ जा राघव, तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। तू यहाँ कैसे आ गई? ये जगह तो किसी को नहीं पता। मुझे सब पता था। बचपन में अपनी दादी और माँ के साथ मैं इसी जंगल में लकड़ियाँ काटने आती थी और हम इसी कुटिया में बैठकर आराम करते थे। इस जंगल का हर पेड़, हर रास्ता मुझे याद है। अब चुपचाप चल मेरे साथ, वरना यही तेरा अंत कर दूंगी। ठीक है, मत मारो। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। बस मुझे मारना मत। मैं चल रहा हूँ। सरला राघव को लेकर महल आती है और राजा के सामने खड़ा कर देती है। राघव, तू भागा क्यों था? सैनिकों, पकड़ो इसे। सैनिक राघव को पकड़ लेते हैं। सरला, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने मुझे 2 बार कैद करवाया। तूने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे सैनिकों, इसका मुंह बंद करो और इसे फिर से कारावास में डाल दो। इसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए जाएं और 3 दिन तक इसे खाने को कुछ मत दो। इसकी सारी अकड़ उतर जाएगी। सैनिक राघव को घसीटते हुए ले जाते हैं। ले जाओ, घसीटते हुए ले जाओ। सरला, तुमने एक औरत होकर इतनी बड़ी मदद की। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपने पति के साथ अपनी खेती में ही खुश हूँ। बहुत अच्छे। अगर कभी भी तुम्हें जरूरत हो या मन करे तो महल आ जाना। मेरे राज्य के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। सरला मुस्कुराकर घर लौट जाती है और भोला के साथ फिर से अपनी सादी जिंदगी में खुश होकर रहने लगती है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए।